चलो बेटा फिर से स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए मेरी बात को सुनिए। आप लोग की अलग ही दुनिया चल रही है नहीं। आइए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को पहले तो हमें सही करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो वो क्या क्या है। तो पहली बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन पे, कि भाई जो ये डेप्रिसिएशन है आपका, ये 10% का डेप्रिसिएशन है और आप इसे मशीन का को रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर मशीन को लिखा ही नहीं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी आपने नहीं निकाला। और अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं निकाला, जिसकी वैल्यू बन के कितनी आ रही थी बेटा, 10 लाख का 10% कितना आ रहा था। तो ये 1 लाख रुपए, इसका मतलब ये 2 लाख प्लस 1 लाख मिला के टोटल कितना होना चाहिए था, 3 लाख रुपए होने चाहिए थे। अब सोचिए पहले ये कितना था बेटा, 2 लाख। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। इधर का जब टोटल होता है ना बेटा, इधर का ये जो टोटल है, और अगर इस साइड कुछ नहीं है तो जो भी टोटल का जो बैलेंस आएगा ये बैलेंसिंग फिगर होती है। डेबिट क्रेडिट में से माइनस करके हमने ये लिखा होता है। तो बच्चे इधर का जितना भी टोटल है, ध्यान से समझना, इधर का जितना भी टोटल है और इधर कुछ नहीं है तो सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। यही सीखा था। तो एक बात बताइए, अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस वाली वैल्यू को 1 लाख से बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया, तो ये इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना जी। क्या कहते हैं। तो भाई ये 1 लाख से अगर खर्चे आपके बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो 1 लाख से बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो जो यहाँ पे 1 लाख रुपए आना था वो भी गलत हो गया होगा। क्लियर है ये बात। तो भाई ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 18 लाख। हम तो यहाँ वैल्यू रख के बैलेंस कर देते, लेकिन एक्चुअल में ये मिसिंग है ना। तो हमें डायरेक्टली इसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। आप किसी भी वैल्यू को आप डेबिट साइड में लिखोगे, सारी वैल्यू होती तो एट द एंड हम बैलेंस करते निकल आता आंसर। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू ही नहीं है तो बैलेंस नहीं कर सकते। तो हमें एक एक करके हर ट्रांजेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, और उस ट्रांजेक्शन पे इस पे क्या फर्क आ रहा है ये भी सोचना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो हमने डेप्रिसिएशन जैसे ही हमने बेटा यहाँ पे लिखा, 2 से 1 बढ़ा दिया, 3 लाख कर दिया, तो हमारे दिमाग में आया इसकी वजह से हमारा इसका बैलेंस भी क्या होगा, 1 लाख से बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में गए। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि सर पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये कह रहे हैं जो ये वेजेस है ना, ये वाला वेजेस इंक्लूड पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। हमने फैक्ट्री वर्कर को कितने दिए हैं, 3 लाख। और पेड टू लेबर एट ऑफिस कितना दिया, 50,000। टोटल मिला के कितने हो गए, तो यहाँ पे कितना लिखा। तो बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो यहाँ पे फैक्ट्री का आएगा या ऑफिस का आएगा, सिर्फ फैक्ट्री का आएगा, ऑफिस का खर्चा नहीं आता। तो इसका मतलब ये ज़्यादा लिख दिया। तो बताओ बेटा क्या करें यहाँ पे। तो यहाँ पे 3,50,000 में से आप 50,000 को माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, ये 3 लाख होनी चाहिए थी। अब बताइए आपने 50,000 पे अपने खर्चे कम किए, तो आपका 50,000 यहाँ से भी कम होगा कि नहीं होगा, बैलेंस भी तो कम आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका वेजेस क्लियर है। अब नेक्स्ट आइए, कह रही जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है ना बेटा, जो आपने ये डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, इंक्लूड उस डायरेक्ट एक्सपेंस में ये 4 बातें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी 4 हैं देखते हैं। फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है तो तब तो ठीक है, उसके अलावा कुछ और है तो टेंशन की बात है। कह रहे इस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वैल्यू कितने की है, तो ये 2,44,000 में से एक 80,000 का इलेक्ट्रिसिटी भी है, और उसका 30% किसका है, तो ऑफिस का खर्चा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो बेटा 30% बोले तो ये आता है 24,000। तो ये ऑफिस से रिलेटेड है, इसका मतलब ये जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने इस 24,000 को इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में जोड़ रखा होगा। तो अभी डायरेक्ट एक्सपेंस बताओ ना, सोच के बताना, ऐसे मत बोलना। ये 2,44,000 जो अभी लिखा हुआ है वो ज्यादा लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है, सही कैसे करें, कितना कम कर दें। तो बाबू यहाँ पे ना ये 2,44,000 जो आपका है वैल्यू,
2,44,000, उसमें से 24 को क्या करने गए? तो जैसे आपके खर्चे कम होंगे, बताओ यहाँ से भी 24 माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं जी। कह रहे जी फ्यूल चार्जेस। अब फ्यूल चार्जेस जो है बेटा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये कहाँ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में ही जाता है, तो इसको तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ उसमें ठीक लिखा हुआ होगा। फ्रेट इनवर्ड, ये भी क्या होता है? डायरेक्ट है, ये भी जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, गया हुआ भी मैन्युफैक्चरिंग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये तो सेल के बाद के खर्चे हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन मैंने किस में जोड़ रखा है इसको? तो 20,000 क्या करूं बताओ? तो बाबू यहाँ से 20,000 हटाना पड़ेगा, और यहाँ से जैसे मैं 20 हटाऊंगा तो मेरा ये भी तो 20 कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बस इतनी सी कहानी थी और कुछ तो था ही नहीं हमारे पास। तो मुझे एक बात बताइए, आप ध्यान से समझिए, इसका सही वैल्यू क्या आएगा, ये बता सकते हैं आप? कितना हो जाएगा ये? तो आपके हिसाब से ये हो जाएगा जी 2 लाख, ठीक है जी। बाकी तो मैंने ये सही कर ही दिया था। ये सही हो के कितना आ जाएगा, ये बता दो जरा, करो कैलकुलेट करो तो जरा। हाँ बेटा, इसको सही करने के बाद बताओ ना, सुन रहे हो ना मेरी बात को आप? कितना हो जाएगा? तो भाई इन सबको सही करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलिए, कितना आ जाएगा? ये समझ में आया? नहीं आया? बेटा आप बताइए मुझे, इस साइड का टोटल 18 है, इस साइड में 3 और 3 और 2 8 है, तो डिफरेंस बोलो, डिफरेंस कितना? ये क्या चीज़ है? आओ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लेके जाएंगे, बताओ कितना आएगा? ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, यहाँ पे परचेजेस की वैल्यू बताओ कितना आया था? कितना आया था? सर कैसे बेटा, इधर का टोटल करके ये माइनस किया था ना, तो ये 13 यहाँ आ जाएगा। अब ये टोटल, ये 10, तो बताओ, बावले हो गए के? हट नालायक, बताओ जल्दी, कैसे भाई? यहाँ पे कितना आएगा? सही है ये? क्लियर है? हो गई कहानी खत्म, इतना ही करना था। क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये जो हमने प्लस माइनस किया ना बेटा, इसको कहेंगे रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और क्वेश्चन ने कहा कि एक रॉ मटेरियल अकाउंट भी बना दीजिएगा, तो रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लें जरा हम लोग। आइए, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये जो प्लस माइनस किया ना, इसे वर्किंग नोट में करेंगे ये सारी चीजें हम लोग, ठीक है सर? ये सारी चीजें वर्किंग नोट में करेंगे, अकाउंट का फॉर्मेट पहले बना लेते हैं इज्जत से। आइए, सबसे पहले नाम रखेंगे इस बेचारे का, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अब रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन में गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ऐसे आप लिख दीजिए यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बेटा वेजेस, तो हमने लिख लिया जी वेजेस। थर्ड पॉइंट है बच्चे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
और क्रेडिट साइड आ जाएंगे, क्वेश्चन ने लिख रखा है ट्रेडिंग अकाउंट। अब बाकी चीज़ें आप वर्किंग नोट में करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने थी वो था बेटा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपने बनाना है। अच्छा वैसे अकाउंट हमें कितने बनाने थे यहाँ पे? दो। तो दोनों का फॉर्मेट बनाने के बाद ही वर्किंग बनाना, पहले मत बना लेना। मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल का भी अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे पहले। रॉ मटेरियल अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से उठानी है उठा लीजिए पहले। रॉ मटेरियल कंज्यूम है क्रेडिट साइड में, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख लीजिए। उसके बाद है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। और है क्रेडिटर्स। ये हमने बना लिया, जिसकी वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। 1 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक गिवन है, बाकी वैल्यू को हम लोग देख लेंगे। अब आएंगे सर वर्किंग नोट पे बना लें। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 जो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। वर्किंग नोट 1। तो गुरुजी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या बात है? इन्होंने बोला कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन हमने भूल गए थे लिखना, तो हम 1 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पहले। तो 1 लाख नहीं, सॉरी 10 लाख ना, 10 लाख का 10%, 1 लाख। तो रिवाइज डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, पहले से जो डेप्रिसिएशन अपने पास है वो है, पहले से 2 लाख था ना, पहले से 2 लाख है, और उसमें 1 लाख और ऐड कर देंगे तो ये 3 लाख आ जाएगा। तो ये रिवाइज डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर। वर्किंग नोट नंबर 1 और वैल्यू लिख लेते हैं सर यहाँ पे 3 लाख। समझ में आ गई बात? चलें आगे। आइए क्वेश्चन पे। अब फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड है वेजेस। वेजेस इंक्लूड पेड फैक्ट्री वर्कर्स, पेड टू लेबर ऑफिस। तो लेबर ऑफिस वाला जो है वो माइनस करना पड़ेगा आपको। वेजेस इंक्लूड लेबर wages include paid to labor office। कितनी वैल्यू है बेटा ये? 50,000। तो अब यहाँ पे रिवाइज करेंगे इसको।
रिवाइज्ड वेजेस, वेजेस की वैल्यू चेक कर लेते हैं सर। वेजेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है पहले से 3,50,000। तो बेटा 3,50,000 में से ये माइनस कर देंगे 50,000, ये आ जाएगा सर 3,00,000। और ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, आप यहाँ पे वर्किंग नोट 2 लिख लीजिए और वैल्यू लिख लीजिए 3,00,000। ठीक है, ये नेक्स्ट। तो ये सेकंड भी कर लिया हमने। थर्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है और दूसरा इसमें डिलीवरी चार्जेस है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से हटानी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से। आइए थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस include electricity charges, office रुपीज 80,000 का 30%। कितना आया था ये? 24,000। 80,000 का 30% एंड डिलीवरी चार्जेस चार्जेस टू कस्टमर। इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू है बेटा 20,000। तो यहाँ पे आपको रिवाइज्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल अगर मैं चेक करूं बच्चे तो ये है 2,44,000। तो 2,44,000 में से मुझे 24 को माइनस करना होगा और 20,000 को भी हटाना पड़ेगा। सही है ये? बताइए कितना बचा? ये आया जी 2 लाख। अब ये 2 लाख जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर है आपका 3। कितनी वैल्यू आई? तो ये 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये भी तो मालूम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आइए जी थर्ड, फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ cost of production transfer to trading account, transfer to trading account। तो cost of production बिफोर एडजस्टमेंट कितना गिवन है सर? ये 17,94,000। 17,94,000। बताइए जी, समझ में आया इतना? अब इसी में हम लोग प्लस और माइनस करते चलेंगे ना। आप मुझे बताइए यहाँ पे पहले हमने क्या प्लस में लिखा था? ये
1 लाख का डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं सर। डेप्रिसिएशन ओमिटेड कितना बेटा, 1 लाख का डेप्रिसिएशन हमने प्लस कर दिया। उसके बाद ये 50,000 रुपये हमने माइनस किए थे सर, वेजेस वाला ना। हाँ हाँ, तो इसे क्या करूं मैं, पेड टू लेबर, लेबर एट ऑफिस, कितनी वैल्यू थी बेटा ये, 50,000। उसके बाद ये 24,000 रुपये को हमने माइनस किया था। ये 24,000 रुपये हमारा क्या था सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, किसका, ऑफिस का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस, कितना वैल्यू आया था बेटा ये, 24,000। ये भी हो गया जी। उसके बाद हमने 20,000 और माइनस किया था, वो क्या था, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर 20,000, ये भी माइनस किया था। ये आ जाएगा आपको रिवाइज रो के वैल्यू। इसे बताइए कितना आ रहा है, ये 18 लाख रुपीस आ गया जी। बताइए समझ में आया बेटा ये। इस 18 को क्या करना है सर, उठा के हमें इसमें लिख देंगे, और इसका वर्किंग नोट नंबर क्या था हमारे पास, और कितनी वैल्यू थी, चले जी ये 18 लाख है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका बैलेंस आ जाएगा जी, यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस। तो बेटा ये आ गया जी 18 लाख, और ये 18 में से ये 8 माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। बताइए बात समझ में आ गई आपको। बेटा ये क्लियर है। अब इसे उठा के कहाँ लिख लें सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है, ये 10 लाख। ठीक है, क्रेडिटर्स हमने कैसे निकाला था बता सकते हैं आप, यहाँ पे इसका टोटल किया था क्रेडिटर का, आप बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं। तो क्रेडिटर को भी वर्किंग नोट में लिख लेते हैं, बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट में आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस बीडी। डेबिट साइड में आता है बेटा आपका बैलेंस सीडी, और ये वैल्यू गिवन ही है, और वैसे देख के ही तो बनाना हो, कुछ करना नहीं। बीडी है 15 लाख, और सीडी है 6 लाख, बैंक है 22 लाख, तो बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका,
यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज्ड। तो परचेज है ये एक तरीके से। तो रॉ मटेरियल अकाउंट में इसका डिफरेंस जाएगा आपका, बताइए बेटा कितना आ रहा है ये वैल्यू, 22/6 28, और यहाँ पे कितना आया 13 लाख। समझ में आई बात, क्लियर है ये। इसको उठा के 13 को यहाँ लिख देंगे सर, और यहाँ लगा लेंगे कि हमने वर्किंग नोट बनाया है इसका, वर्किंग कौन सा है, 5th, वर्किंग नोट नंबर 5 है। ठीक है जी। टोटल कितने आ गए ये, इसका टोटल पहले कर लेते हैं ना बेटा, 13 और 1, तो ये आया जी 14 लाख। 14 में से 10 गए तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया आपका, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। कोई डाउट?